एक ऐसा टाइम फेज, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। कह सकते हैं यहाँ पर क्लास 10 जाओ। एक ऐसा समय जिसमें अ, विकास होने से पहले ही विकास हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर यदि बात करते हैं, तो ब्रिटेन के अंदर डेवलपमेंट जो था ना, डेवलपमेंट यहाँ पर पहले ही हो चुका था। डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड के पास विकास करने के लिए जो सिचुएशन था, क्रिएट किया गया था, वो सिचुएशन पहले से ही क्रिएट था। लेकिन जब उसके पास लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ती है, यहाँ पर बड़े स्तर पर इनकी मांग की जाती है, यहाँ पर इनके पास कॉलोनी हो जाती है, इनके पास बड़ा मार्केट हो जाता है, इनके पास बड़ी बड़ी कॉलोनी हो जाती है, तो ये इनके सामानों को फिर बेचने का काम कर देते हैं। लेकिन इससे पहले भी तो ये विश्व के दूसरे मार्केट में सामान को बेचते थे, खरीदते थे, लाते थे, ले जाते थे। तो कहीं ना कहीं इनका जो डेवलपमेंट है, इनका जो फेज है, वो पहले के एशियन टाइम से ही चलता आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में इसमें जब बढ़ोतरी होती है, वो इनके अंदर डेवलपमेंट कब होता है? तो वो डेवलपमेंट होता है एटीन सेंचुरी के टाइम में देखने को मिल जाता है, क्योंकि एटीन सेंचुरी के टाइम में इसमें और तेजी के साथ ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि इस समय इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में कॉलोनी हो जाती है। इसके साथ देखा जाए दूसरा पॉइंट, तो इनके पास फैक्ट्री का डेवलपमेंट होता है। इसके साथ तीसरा पॉइंट देखा जाए, तो यहाँ पर इनके पास बहुत बड़े बड़े मार्केट हो जाते हैं, जिस मार्केट में ये अपने सामान को आसानी से बेच सकते हैं। ऐसे कई सारे रीजन थे जो इनको और आगे जा करके बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके पहले के टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ था, उसी को कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? क्लास क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तानिया, आप लोग को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? साहिल, दुर्गेश, चलो आगे चलते हैं। तो दुआ कह रहा है क्या इसमें, इसमें आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि इसमें एक और भी पॉइंट था, और वो ये था कि पहले के टाइम में हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ था, इस समय की यदि हम बात करते हैं, तो इस समय जितने भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं, ये डेवलपमेंट ज़्यादातर शहरों में ना हो करके बल्कि कहाँ हो रहा था, तो विलेज के अंदर हो रहा था। तो विलेज के अंदर इस प्रकार के डेवलपमेंट लगातार तेजी के साथ हो रहे थे, और यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा था, यहाँ पर जो कपड़े बनाए जा रहे थे कॉटन के, आपके सिल्क के, वो सारे कॉटन यहाँ पर बड़े बड़े कारखानों में नहीं बनाए जा रहे थे, बल्कि यहाँ पर बनाए गए ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी, ज़्यादातर जो काम थे, वो खास करके कहाँ बनाए गए, तो लोगों के घर में बनाए गए। और यहाँ पर घरों में जो काम करने जो महिलाएं हुआ करती थी, वो उनकी संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक खास बात थी, और वो ये था कि यहाँ के सेक्टर के अंदर जितनी महिलाएं काम करती थी, उनकी संख्या 5 से 10 के बीच में रहा करती थी। ये काम नहीं कर लगता है। यहाँ पर जो महिलाएं काम करने वाली थी, इनकी संख्या 5 से 10 के आसपास ही देखने को मिल जाती। अरे यार, ये हो क्या रहा है? कदवा कह रहा है क्या? इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और तो हमारे पास इसमें एक टॉपिक और भी था, जिसमें हमने बात किया था इसके अंदर कि जब यहाँ पर लोगों को काम करने लाया गया, तो इन लोगों को काम करने के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर फैक्ट्री में रखा गया। इन लोगों को काम करने के लिए जो तनख्वाह थी, वो कम दी गई थी। इस प्रकार के साथ हमने यहाँ पर एक चीज़ और लेकर के आए थे, और वो ये था कि यहाँ पर स्टेपलर्स और यहाँ पर जो फुलर्स थे, इनके बारे में भी हम बात कर लेते थे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि स्टेपलर्स क्या थे, तो बड़े जो व्यवसायी हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्हें हमने कहा था स्टेपलर्स के बारे में बात किया था। यहाँ पर जो बुनकर हुआ करते थे, बुनकरों को हमने कहा था क्या, फुलर्स कहा था। ये यहाँ पर कपड़ों के ऊपर डिफरेंट टाइप के रनिंग किया करते थे, पेंटिंग किया करते थे, प्रेसिंग किया करते थे, इसके बारे में हमने बात किया था।
तो यहाँ पर ज्यादातर जो काम हुआ करते थे, सारे सारे के जो काम हुआ करते थे, ये सारे के सारे काम हमें कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं? सारे के सारे काम हमें जो देखने को मिलते हैं वह यहाँ के विलेज के अंदर मिल जाते हैं। तो विलेज के अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट हमें बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है। और इसी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो यहाँ के मार्केट में देखने को मिल जाती है। और इसी का फायदा होता है क्या, यहाँ पर बड़े स्केल पर इसका डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। क्लास चलते थोड़ा सा इसके आगे क्लास। तो इसमें देखो कहता है क्या, इसमें कहा जाता है कि यह औद्योगिक सॉरी ये आदि औद्योगिक व्यवस्था जो थी ना, जिसे हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो जो सिस्टम था, इसके अंदर बढ़ता बहुत तेजी के साथ है। और इसके बढ़ने से यहाँ पर डेवलपमेंट भी काफी तेजी के साथ होता है। इसके बारे में हमने बात कर लिया था क्लास। तो इसके बाद नया टॉपिक था इसके अंदर कि यहाँ पर शुरुआती टाइम में जो कॉटन की खपत थी, जो इनकी डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे और ये बढ़ता है वैसे वैसे इनकी डिमांड और भी बढ़ जाती थी। हमने इसके बारे में बात कर लिया था। क्लास आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, यहाँ पर इंडस्ट्रियल चेंजेस के अंदर जो चेंज हो रहे थे वो किस प्रकार से हो रहे थे, किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे थे, हम इस टॉपिक के ऊपर आज बात कर लेते हैं। तो असल में कहता है क्या, इसमें कहा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी, मतलब कि इसका जो स्टेप था, ये स्टेप काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहता भी है कि क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक सीमित है। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर केवल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है, जहाँ पर फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, तो क्या यही आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है? क्या यही आपका औद्योगिकरण है? ऐसा नहीं। क्योंकि किसी भी उद्योग की स्थापना करने से ही केवल उस देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज आ जाएगा, ये कहना गलत बात है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के आना है तो उसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये है कि यहाँ पर हम किस प्रकार से डेवलपमेंट करने के लिए कई सारे इम्पैक्ट को एक साथ लेकर के आ सके, उनको इसमें शामिल कर सके। इसका एक मेन पार्ट माना जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे कहता है क्या, कहता है कि पहला जो इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था किसी भी डेवलपमेंट के लिए, तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे कहता है कि सूती उद्योग, जिसे कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, सिल्क हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, ये ब्रिटेन के सबसे फूलते फलते उद्योग थे। मतलब कि सबसे तेजी के साथ ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्री तेजी के साथ ग्रो कर रही थी वो दो ही इंडस्ट्री थी। पहला था आपके पास सूती थी, जिसे हम कहते हैं सिल्क इंडस्ट्री, और दूसरा था कॉटन इंडस्ट्री देखने को मिल जाता है। ये काफी काफी तेजी के साथ डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर देखा जाए तो कपास कॉटन इंडस्ट्री जो थी ना, वो 1840 के टाइम में इंडस्ट्रियल के चलते पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। मतलब 1840 के टाइम में ब्रिटेन के अंदर सबसे बड़ा इंडस्ट्री यदि कोई था तो वो थे 1840 के टाइम में कपास इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री थी। इसके बाद यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्री आई, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को यहाँ पे लगाया गया। इसके साथ साथ देखा जाए, जब इसको लगाने की बात आती है तो इसके बाद 1840 के टाइम में इंग्लैंड में और 1860 के टाइम में इनके उपनिवेश में, उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी में, रेलवे का विस्तार किया गया। जैसे कि यदि हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो बताइए कि इंडिया में रेलवे का विकास कब किया गया था? कोई बताएगा मुझे इसके बारे में कि इंडिया में रेलवे का विकास कब किया गया? क्लास जल्दी से कमेंट डालो कि इंडिया में रेलवे का विकास कब किया गया और कहाँ से कहाँ किया गया। कब, टाइम बताओ टाइम। हाँ, 1853 में किया गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास ये यहाँ पर काफी बड़े स्केल पे किया गया। फिर कह रहा है यहाँ पर जब लोहे की बात का आती है, मतलब कि आयरन और स्टील की जब बात आती है, तो 18 ये इस समय काफी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन 1873 तक ब्रिटेन के अंदर इन आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो निर्यात था, मतलब जो बेचा गया, एक्सपोर्ट किया गया, ये 7.7 करोड़ पाउंड का किया गया। मतलब कि यहाँ से दूसरे देशों को काफी बड़े स्केल पर हमने कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम चालू कर दिया। कहता है ये राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। मतलब कि हम इंग्लैंड में
जितना यहाँ पर हम कॉटन को लेके जाने का काम करते थे ना, जितने रुपीज का, उससे ज्यादा यहाँ पर हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेचने का काम चालू कर दिया था। तो ध्यान दो यहाँ पर कि कह रहा है ना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मेन टॉपिक होते हैं। तो पहला था यहाँ पर स्टील और आयरन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था। इसमें इसमें क्या शामिल किया गया? वो थे कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शामिल किया गया। आइए दूसरा पॉइंट बात करता है। दूसरा ऐसे कौन से पॉइंट? तो कह रहा है कि यहाँ पर नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते। मतलब इंग्लैंड के अंदर कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जो एशियन टाइम से ट्रेडिशनल तरीके से इसे स्टेब्लिश किया गया, जैसे कि हाथों से चलाना, पैरों से चलाना, या फिर पानी से चलाना। ऐसे कई सारे यहाँ पर इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया गया था, मतलब कि यहाँ पर मशीनों को बनाया गया था। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो ऐसा नहीं था कि प्राचीन टाइम के जो मशीनें थे उनको खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं, उनको भी यहाँ पर रखा गया। लेकिन 19वीं सेंचुरी के टाइम की बात करते हैं तो तकनीकी रूप से, टेक्निकल तौर से यहाँ पे देखा जाए तो इसको और विकसित किया गया। और विकास करने के साथ साथ यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% ज्यादा नहीं थी। मतलब कि यहाँ पर काम करने जो लोग थे, मजदूर थे, उनकी संख्या 20% ज्यादा नहीं थी, मतलब कम थी। मतलब कि ट्रेडिशनल तरीकों से काम करने लोगों की संख्या यहाँ पर 20% से कम देखने को मिल जाती है। कहता आगे क्या? कपास उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री एक तेजी के साथ बढ़ती हुई इंडस्ट्री थी, लेकिन इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में हुआ करता था। अब इसका मतलब क्या है? अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर इंडस्ट्री जो है वो आज के टाइम में किसी न किसी फैक्ट्री में मिल जाती है। लेकिन आज से 50 साल पहले यदि बात की जाए तो वहां पर जो इंडस्ट्री होती थी वो किसी न किसी व्यक्ति के घर में हुआ करती थी, जिसे हम कहते थे क्या? जिसे हम कहते थे डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहते थे। जैसे कि हैंडलूम हो गया, लिज्जत पापड़ का फैक्ट्री हो गया, या फिर अचार का कारखाना हो गया, ये घर में बनाए जाते थे पहले के टाइम में। इस टाइप का ट्रेडिशन पहले भी देखने को मिलता है, और आज के भी टाइम में खादी भंडार जिसे हम कहते हैं वो हमारे घरों के अंदर बनाए जाते हैं। मतलब कि ये लोगों के ग्रुप के द्वारा, एक समूह के द्वारा किसी जगह पर स्थापित होकर के बनाने का काम किया जाता है। हाँ बोलो। अभी तो बताया प्रोटो इंडस्ट्री क्या होता है। अभी अभी नहीं होता ना, क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। देखो कुछ देशों में इसकी शुरुआत पहले हो जाती है, लेकिन कुछ देशों में क्या होता है, इसकी शुरुआत बाद में होती है। जैसे कि इंडिया के अंदर औद्योगिकरण की शुरुआत तब होती है जब हम अपने देशों को क्या करते हैं, तो अपने इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं, मतलब कि 1991 के बाद होती है। लेकिन जो दूसरे देश थे, जैसे कि ब्रिटेन था, जर्मनी था, आपका यूएसए था, यूरोपियन कंट्री थी, इनका डेवलपमेंट जो था ना वो आज़ादी के पहले भी था और आज़ादी के बाद भी और तेजी के साथ बढ़ गया। जैसे क्या होता है कि आज़ादी के पहले, जैसे कि ब्रिटेन, आज़ादी जब उसको मिली थी, मतलब कि जब वो अपने कंट्री में डेवलप था, जब उसने अपने कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल नहीं किया था, उद्योगीकरण को नहीं किया था, तो भी तो वो विकसित विकसित था, क्योंकि उसने कुछ चीज़ों को दूसरे देश से मंगाने का काम किया था, दूसरे देश को बेचने का काम किया था, दूसरे देश से खरीदने का काम किया था, फिर कहीं और बेचने का काम किया था। उसने नए नए कॉलोनी बनाए थे, नए नए देशों के ऊपर अपना शासन स्थापित किया था, उनके यहाँ के रिसोर्स को अपने कंट्री में लाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं वो अपने डेवलपमेंट के फेज से पहले ही डेवलपमेंट हो चुका था। जैसे कि मान ली जाए एक लड़की की शादी हुई नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट है, तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट पहले ही हो चुका है। ऐसी स्थिति तो यहाँ पर भी है, जो हमें देखने को मिल नहीं रहा है लेकिन पहले से ही है। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं क्या? प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है ना? क्लास इसमें आगे कहता है क्या? इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में कहता है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में परिवर्तन की गति भाव से चलने वाली सूती और धातु से तय नहीं होती थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह से टकराव की अवस्था में नहीं थे। क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे पास जो कल्चर था, ट्रेडिशनल हमारे पास जो आर्किटेक्चर थे, मशीनें थी, उनको यदि हम यहाँ पर लेकर के भी आएंगे तो भी इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था। क्योंकि ब्रिटेन का पहला जो मेन पर्पस था वो था हाईली ग्रोथ या हाईली प्रोडक्शन करना था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रोडक्शन करना है, यही इनका मेन गोल था।
अभी इनके पास दो तरीके थे, पहला तो था ट्रेडिशनल तरीका और दूसरा था मॉडर्न तरीका। इन्होंने दोनों का इस्तेमाल किया और यहाँ पर लार्ज स्केल पर इन लोगों ने सूती कपड़ों का, यहाँ पर सिल्क का, कॉटन का और डिफरेंट टाइप की चीज़ों का डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और काम किया गया जिसे कहते हैं फूड प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग करना। तो यहाँ पर इन लोगों ने फूड की प्रोसेसिंग का काम किया, इनका डेवलपमेंट का काम किया। यहाँ पर पटरी बनाई गई, कांच के काम किए गए, यहाँ पर लेदर के काम किए गए, यहाँ पे फर्नीचर बनाए गए, औजार के उत्पादन किया गया। ऐसे कई सारे काम यहाँ पर किए गए। यहाँ पर कहता है कुछ काम ऐसे भी थे जो गैर मशीनी थी, जिसमें तरक्की हो रही थी और वो मुख्य रूप से पीपल के, नॉर्मल पीपल के छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी नया नया डेवलपमेंट कर रहे थे उसकी शुरुआत जो होती है वह एक लोगों के समाज के अंदर से होती है, एक किसान के साथ होती है। इसका डेवलपमेंट यहाँ पर बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। इसी का थोड़ा सा आगे आते हैं तो कहता है क्या, यहाँ पर कहता है कि चौथा पॉइंट कहता है कि टेक्निकल बदलाव मतलब चेंज की गति धीमी थी, क्योंकि यहाँ पर हम रिफॉर्म कर रहे थे लेकिन उसकी रिफॉर्म काफी धीरे थी। अब जरा बताओ, आज के टाइम में हम कह रहे हैं ना कि हम 4G से 5G की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन 4G से 5G की ओर शिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा ये ना तो आप जानते ना तो मैं जानता हूँ। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, अभी के टाइम में मैंने आपको बताया था बुलेट ट्रेन के बारे में। बुलेट ट्रेन जो होती है ना, बुलेट ट्रेन हम इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया में चलाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में लाना और उसको चलाना अलग अलग बात है। क्योंकि इंडिया में बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए उसके लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, पटरी चाहिए, वहाँ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि उसके लिए जो स्पेस होता है, उसके लिए जो पूरा व्यवस्था होती है वो अलग किस्म की होती है। हम नॉर्मल ट्रेन की पटरी पर उसे नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बात वही की जा रही है। यहाँ पे कहता है क्या, यहाँ पे कहता है कि इंडस्ट्रियल भूदृश्य पर ये बदलाव जो थे वो नाटकीय तेजी से बदलते नहीं फैले। मतलब कि जिस प्रकार से हमने कहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो इतना बढ़ता नहीं। यहाँ पे कहता भी है, यहाँ पे क्लास आगे कहता भी है, कहता है कि नई तकनीक महंगी थी, क्योंकि यहाँ पर नई नई चीज़ों को बनाना है तो उसके लिए खरीदना तो पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। कहते हैं कि सौदागर, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर मर्चेंटर्स कह सकते हो, व्यापारी ट्रेडर्स कह सकते हो, उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि पैसा लगाया और डूब गया तो कहीं ना कहीं उनके पास जो भी पैसा लगाया गया वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कहता मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत काफी खर्च आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। जरा देखो, आप जब जाते हो कंपनी में किसी सामान को लेने के लिए, तो कोई भी कंपनी वाला ये थोड़ी ना कहेगा कि ये सामान खराब है, भाई ये सामान ऐसा है, इसमें ये डिफेक्ट है, चलते चलते खराब हो जाता है, ये हो जाता है। कोई भी नहीं कहेगा आपको। हर व्यक्ति अपने सामान को बेचने के लिए अपने सामान की बड़ाई करता है कि भाई देखो ले लो, ज्यादा फायदा रहेगा, इसमें ये विशेषता है, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने सामान को बेचने के लिए डिफरेंट टाइप के फायदे बताता है। लेकिन जब भी कोई चीज शुरुआती फेज में आती है तो उसमें कई सारी कमियां होती है। जैसे हमारे कंट्री में गर्मी के तार समय में जब हमारे यहाँ पर ओला और डिफरेंट टाइप के जब ई व्हीकल्स आए तो उसमें आग लग गया। लेकिन हमारे समय के अंदर यदि उसको लाया गया तो वो आग लग रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें गलती है, लेकिन कंपनी कहती है कि पूरी तरह से इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलता है, ये चलेगा। तो कहीं ना कहीं गलत बात है। तो यही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि शुरुआती टाइम में जो आविष्कार किया गया वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं थे, उसमें भी कमियां थी इसमें। हमें कहता है कि इस बात को समझने के लिए आइए हम करते हैं स्टीम इंजन का उदाहरण लेते हैं। स्टीम इंजन, क्या आप लोग को पता है स्टीम इंजन क्या है? स्टीम इंजन एक टाइप का ऐसा इंजन था जिसको चलाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी की डिमांड होती थी और इस एनर्जी का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया। जेम्स बॉट, ये आप लोग अंडरलाइन करना जेम्स बॉट के बारे में। जेम्स बॉट ने न्यू कॉमन के द्वारा बनाए गए स्टीम इंजन में सुधार किया और 1871 में एक नया इंजन को पेटेंट करा लिया। तो थोड़ा ध्यान देना कि जेम्स बॉट ही वह व्यक्ति था जिसने यहाँ पर स्टीम इंजन को सक्सेसफुली तरीके से बनाने का काम चालू करते हैं। इस मॉडल का उत्पादन उसके दोस्त उद्योगपति मतलब कि यहाँ पर जेम्स वॉट ने इस प्रकार के स्टीम इंजन का निर्माण किसके साथ किया, तो मैथ्यू वोल्टन के साथ मिलकर किया था। मैथ्यू वोल्टन के साथ मिलकर के इसका डेवलपमेंट करता है। उसने सालों तक कोई खरीदारी नहीं मिली। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में स्टीम इंजन मात्र देखा जाए तो 331 थे।
मतलब कि यहाँ पर लोगों के द्वारा स्टीम इंजन का जो इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, वो बहुत ही कम किया गया। मतलब कहीं ना कहीं लोगों का इसके ऊपर अभी भी भरोसा नहीं था। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में थे, 9 ऊन में थे और बाकी माइनिंग में लगाए गए थे। लोहे के कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया और किसी उद्योग में स्टीम इंजन का इस्तेमाल काफी समय बाद भी नहीं हुआ था। यहाँ पे कहता है कि यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपने में उद्योगपति बहुत ही हिचकिचा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि यदि हम यहाँ पर डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं और ये खराब हो गया, फंस गया, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा रिटर्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस समय जो इन्वेस्टर थे, जो यहाँ पर मर्चेंटर्स थे, उन लोगों ने पैसा लगाने से हिचकिचाए, उन्होंने लगाने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने मना कर दिया। कहता अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं सेंचुरी के मिड का औसत मजदूरी मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर मजदूर होते हैं, ऐसा उनका मानना था। क्या सबसे बड़ी बात ये आती है, जरा आप बताइए, जब हमारे पास मशीनें नहीं थी तो लोग ज्यादातर हाथों से ही काम किया करते थे, जैसे कि हैंडलूम प्रोडक्ट बनाने का काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे पास इस प्रकार की मशीनें आ गई, वैसे ही लोगों की संख्या कम हो गई। इसीलिए तो जापान के अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, बहुत ही कम। यहाँ पे पता है, जापान के अंदर जो एक फैक्ट्री था, एक फैक्ट्री में औसत काम करने लोग की जो संख्या थी, एवरेज देखा जाए तो उनकी संख्या मात्र 5 से कम थी, 5 से भी कम थी। और ऐसी संख्या, बल्कि ऐसे कारखाने वहां पर लगभग देखा जाए तो हजारों की संख्या में थे। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 4 से 5 हजार ऐसी कंपनी थी जो जिनके अंदर जो काम वाले लोग थे उनकी संख्या बहुत कम थी। ऐसे मतलब कि 4 से आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। क्लासों को समझ में आ रहा है क्या? तानिया, दुर्गेश, साहिल, सौम्य, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तानिया, तुम्हें? मैसेज लिख दो, मैसेज में देख रहा हूँ, मैसेज लिख दो। दुर्गेश, तुम्हें तो समझ में आ रहा है? चला आगे चलते हैं। तो क्लास हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। देखो यहाँ पर जो दिया गया है, एक पिक्चर जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम उसी को बताने का काम करता है। कह रहा है ना कि 1830 की एक कताई फैक्ट्री, जहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मशीनों के माध्यम से एक कॉटन के कपड़े बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टीम इंजन का उपयोग करके चलाने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों की तकलियों को घुमाने का काम करते हैं। मतलब कि एक साथ यहाँ पर कई बड़ी संख्या में इस प्रकार के काम किए जाते हैं, जो लोगों के द्वारा धीरे धीरे स्केल पे किया जाते हैं पहले के टाइम में। आपको पता है, जितने भी यहाँ पे प्लेट लगाई गई ना, ये सारी प्लेटें, इन सभी प्लेटों के ऊपर एक बार में एक ही व्यक्ति काम करता था। लेकिन पहले के टाइम में इन सभी प्लेटों के ऊपर एक बार में एक ही व्यक्ति काम करता था पहले के टाइम में। लेकिन आज के टाइम में इस पूरे ही प्लेटों के ऊपर एक व्यक्ति काम कर सकता है, और वो भी आसानी से। मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास तकनीक का डेवलपमेंट हुआ, तकनीक बढ़ने लगी, तो हमने इस प्रकार के डेवलपमेंट को और भी ज्यादा प्रमोट करने का काम चालू कर दिया। कैसा है, कहता है, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो कहता है कि हाथ का लेवर और वाष्प शक्ति, मतलब कि हैंड लेवर, और यहाँ पर स्टीम इंजन की बात कर रहा है, स्टीम पावर। जरा बताओ, यदि तुम लोगों को काम पे लगाया जाए तो आप एक दिन में मुश्किल से मुश्किल एक कपड़ा भी सही से नहीं बना पाओगे। मतलब कि एक कपड़े, एक शर्ट को बनाने के लिए जो कपड़ा होता है वो भी आप सही से नहीं बना पाओगे। लेकिन यदि यहीं पर आपसे कहा जाए कि आप मशीनों के माध्यम से वही कपड़ा बनाइए, तो आप 1 घंटे के अंदर ही काफी सारी मात्रा में कपड़ों को बना के तैयार कर देंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हाथों से बनाया गया कपड़ा जो होता है, उसमें टाइमिंग कंज्यूमिंग होती है, लेकिन मशीनों से बनाए गए कपड़े में टाइमिंग कंज्यूमिंग नहीं होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। क्लास में पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए विक्टोरिया के टाइम में, तो यहाँ पर लोगों का लेबर जो है काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। कह रहा है गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे, और जाते थे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि श्रमिकों की बहुतायत होती थी और वेतन गिर जाया करते थे। इसका मतलब होता है क्या? जरा मुझे बताओ, तुम लोग जरा सोचो कि यदि तुम्हारे यहाँ पर
कोई व्यक्ति काम करने के लिए आया, तो शुरुआती टाइम में जब कोई आएगा काम करने के लिए तो आप उसे कितना पैसे दोगे? तो आप उसे शुरुआती टाइम में दोगे 1,000 रुपये दोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जब इसी तरह काम करने लोगों की संख्या एक से बढ़ करके 10 हो जाए तो आप यहाँ पर काम करने के लिए 10 व्यक्ति को रख लोगे, और लेकिन उसकी जो प्राइस होगी वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक व्यक्ति को 100 रुपये दोगे, 200 रुपये दोगे, 300 रुपये दोगे। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति को 1,000 रुपये मिलता था अब 200, 300, 400 मिल रहा है, तो कहने का उसके पैसे की वैल्यू में क्या हो गई, कमी आ चुकी थी। और यही कारण था कि यहाँ पे बड़े स्केल पर स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया ताकि इनके डेवलपमेंट के लिए, यूज के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग सामने आ सके। क्या क्लास कहता है क्या? इसमें क्लास कहता है, हमारे पास देखा जाए तो कहता है कि औद्योगिक औद्योगिक श्रमिकों की कमी या वेतन के मदों में भारी लागत जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए। तो मजदूरों को यहाँ पर बड़े स्केल पे काम पे लगाया गया ताकि इनसे ज़्यादा मात्रा में काम को कर सके, जिन पर बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला था। क्योंकि पता है कि एनर्जी कितनी ज़्यादा महंगी थी उस समय, यहाँ पर काम करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको स्केल के ऊपर, मतलब कि आपको यूनिट के ऊपर बिजली जमा करनी पड़ती थी। कह रहा है कि बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग जो थी वह मौसम के आधार पर आधारित थी और ये घटती बढ़ती रहती थी। जैसे कि जरा मान ले जाए कि ये इस समय दुर्गेश जो है वो खेतों में काम करना चाहता है, मतलब कि खेतों में काम करने के लिए उसको चाहिए क्या, तो बीज चाहिए, यहाँ पे खाद चाहिए, यहाँ पे मैन्योर चाहिए, ऐसे कई सारी चीजें चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ के खेती को बढ़ावा दे सके। लेकिन क्या हो पाएगा जब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये पैसे नहीं होने के कारण यहाँ के लोग ज्यादातर डिमांड क्या करते थे कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन जैसे इनका पैसा खत्म होता था, मतलब कि जैसे इनकी खेती कट जाती थी, वैसे ही किसान इनके खेतों में आते थे और उसका आधा जो अनाज था, जो भी सामान था, उसको बटोर के लेके चले जाते थे। क्लास इसी में कहता है क्या, इसी में कहता है कि इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइड्रो और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले ही अधिक अतिरिक्त मजदूरी की दरकार हो लगी थी, क्योंकि वहां पर भी बड़े बड़े लोग थे, वहां पे काम करना था, इसके लिए यहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। कहता है कि बंदरगाह पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई की सजावट का काम भी बहुत ही तेज साथ चल रहा था, क्योंकि जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास, जैसे कि डायग्राम को देख सकते हो। ये जो डायग्राम दिया गया है ना, यहाँ पर बड़े बड़े नाव को जोड़ने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के नाव को जोड़ने का मुख्य मुद्दा क्या था, ताकि यहाँ पर होने वाला डेवलपमेंट काफी बड़े स्केल पर आसानी से हो सके। क्लास यहाँ पे कहता है कि क्रिसमस के समय बुक कार्डरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले ही अतिरिक्त मजदूरी के बरकरार रखा जाएगा। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट की रूप में काम बढ़ने लगा था। जिन उद्योगों के मौसम के साथ साथ उत्पादन बढ़ने लगा था। क्लास थोड़ा देखते हैं आगे इसमें। अ, देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम के बारे में नीचे लिखा गया है। जल्दी से आप इसे एक बार पढ़िए और इसके साथ साथ ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। जैसे जो साइड में दिया गया क्लास यहाँ पर सोर्स ए के बारे में, तो थोड़ा सा सोर्स ए के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। और जल्दी से पढ़िए, मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ के सुनाइए कि इसमें क्या दिया गया था और क्या नहीं दिया गया है। तो जल्दी करो यहाँ तक। थोड़ा और बात करते हैं तो कह रहा है कि बहुत सारे उत्पाद केवल हाथों से ही तैयार किए गए थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पादन की बड़ी संख्या में बनाया जाना असंभव था। लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की काफी मांग थी। जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो ऐसे कपड़े ढूंढते हैं जिसमें ज्यादा डिजाइन हो, खास करके महिलाएं ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ऐसे काम यहाँ पे बड़े स्केल पे किए जाते हैं। जैसे कि देखा जाए ब्रिटेन में 19वीं सेंचुरी के टाइम में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके लोगों ने क्या किया, तो जंगलों को साफ किया, घर को बनाए, वहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट किया गया। ऐसे कई सारे काम करने के लिए यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ और हथौड़े की बहुत सारी प्रजाति मिल जाती है। इसमें 45 और आपके साथ साथ देखा जाए तो हजारों की संख्या में कुल्हाड़ी मिल जाती है। क्लास यहाँ पे कहता है इसके साथ साथ कि इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी, मतलब कि हम यहाँ पर टेक्निकल रिफॉर्म की बात करते हैं, और नई इंसानी निपुणता की जरूरत है। मतलब कि इनको बनाया जाए तो ऐसे नहीं कि कोई भी आया मुंह उठा के बना दिया, ऐसा नहीं होता।
इसको बनाने के लिए पूरी तरह से टेक्निकल चीजों को शामिल किया गया और उसको अडॉप्ट किया गया। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोगों के लिए कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों के लिए चीजों की तरजीह थी। मतलब कि इनका डेवलपमेंट यहाँ पर, बोलो बोलो, हेलो, बोलो तानिया। कोई क्वेश्चन है बता दो। आप लोग कमेंट में डाल सकते हो क्वेश्चन को अपने। क्लास आगे बोलता है इसमें क्या आगे, इसमें कहा जाता है, देखा जाए तो कहता है कि हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना गया। मतलब कि जो लोग यहाँ पर हाथ से बनाया करते थे उनकी चीजों को यहाँ पर डिमांड नहीं किया गया, माना नहीं गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि इसके बढ़ावा देने से, इसको फैलाने से यहाँ पर विकास नहीं होता है, बल्कि वो विकास खत्म हो जाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ऐसा इनके द्वारा माना गया था। लेकिन क्या ये सही है गलत है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट गलत से किया जाता है। यहाँ पे कहता है कि इनकी जो फिनिशिंग होती है अच्छी होती है और उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनाने वाले उत्पाद को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया गया था। क्लास इसमें दो बातें आती है। पहली बात तो ये आती है कि यहाँ पर जो हमारे पास क्लोथ बनाए गए थे, जो हमारे पास क्लोथ बनाए गए थे वो दो तरीके के थे। पहले था हैंडलूम था, और दूसरा था हमारे पास मशीन थे। हैंडलूम को ब्रिटेन में बेचा गया और मशीनों का इस्तेमाल उन्होंने कॉलोनी में बेचने का काम किया। कॉलोनी जहाँ पर इनका अपना उपनिवेश था उनके ऊपर बेचने का काम चालू किया। कहता है जिन देशों ने मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे, जैसे कि ब्रिटेन में लोगों की संख्या कम थी, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ज़्यादातर मशीनों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में अभी भी मशीनों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसके लिए काम करते हैं, तो खेत में पुरुषों के तौर पर या श्रम लेबर के तौर पर काम किया करते हैं। कहता है ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे काम चला सके। 19वीं सेंचुरी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कामगार थे, लेबर थे, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बड़ी जो कॉलोनी थी वहां से ये आसानी से लोगों को पकड़ करके अपने यहाँ पे काम के लिए लगा सकते थे। ऐसा इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम बैठा हुआ था। तो क्लास क्या आपको समझ में आया टॉपिक कि हमने यहाँ पे किस प्रकार से देखा, क्या क्या डेवलपमेंट की आपका एक लेबर फोर्स और इंजन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया, या उनके लिए किस वजह संबंध थे, हमने आज बात कर ली। क्लास कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को, बोलो आर्यन। क्लास इसमें आगे कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बात और कही जाती है। कहता है मजदूरों की जिंदगी, यहाँ पर जो लोग काम करते थे उनकी जिंदगी कैसे थी। तो कह रहा है कि बाजार में लेबर की बहुत बड़ी मांग थी, मजदूरों की जिंदगी से प्रभावित होती थी। जैसे ही नौकरी की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हुजूम शहरों हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि जब हमारे कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर एक खास बात होती है। कंपनी की अपनी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, यहाँ पर एक बात ये होती है कि आपके पास लोग ज्यादा हैं, मतलब कि यहाँ पर पीपल ज्यादा है। तो यहाँ पर यदि उनसे काम करवाओगे तो इनका जो इनकम होता है, ये इनकम आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात, यदि काम करवाते हो तो पीपल जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, सॉरी सॉरी, लो लो होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की मांग बढ़ती है, तो यहाँ पर लेबर की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब लेबर की डिमांड बढ़ती है तो इसको पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, बाहर से लोगों को हायर करना चालू कर दिया। क्लास बाहर से, ताकि यहाँ पर लोगों को काफी बड़ी मात्रा में ला सके और उन्हें कम से कम दामों पे काम पे लगा सके। ऐसा काम यहाँ पे बड़े स्केल पर किया गया। कहता है नौकरी मिलने की संभावना, यारी दोस्त
कुनबे, कुटुंब के जरिए होने लगी। जिसे कहते हैं ना सिफारिश। आज के टाइम में कहते हैं ना कि भैया चाचा कोई सिफारिश है क्या, जरा जॉब लगवा दो। तो आप भी बात करते हैं सिफारिश के बारे में। तो सिफारिश की जो डिमांड होती है वह 18 सेंचुरी के टाइम में ही देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? तो ब्रिटेन के अंदर देखने को क्लास मिल जाता है। कहता है कि जान पहचान पर निर्भर करती है। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि उसको उसके बारे में पता होता है कि कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। सबके ऐसे सामाजिक संघर्ष सॉरी ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वालों को बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रेन बसेरे में रातें काटते थे, और कुछ बेरोजगार शहरों में बने निजी रेन बसेरे में रहते थे, जिसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर शेल्टर हाउस, वहां पर रहने का काम किया गया था। बहुत सारे निर्धन कानून विधवा के द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे, जिसे हम कहते हैं होटल या फिर रेस्टोरेंट में रुका करते थे ये लोग। क्लास इसमें कहता है बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच बीच में बहुत समय खाली पड़ा रहता था। जैसे कि बात करते हैं असम के बारे में। आपको पता होगा कि असम में जब बरसात होती है तो यहाँ पर लगातार बरसात होती रहती है। इसके कारण यहाँ के आसपास के इलाके के अंदर बाढ़ की सूचना आ जाती है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग उस समय में कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास खेती करने के लिए तो लैंड था और ना ही उनके पास खेती करने के लिए बेसिक चीजें मिल जाती है। क्लास इसमें कहता है काम का सीजन गुजर जाने के बाद करीब 2 सड़कों पर आ जाते थे, और कुछ लोग जाड़ों मतलब ठंडी के बाद गांव में चले आया करते थे, जहां इस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज्यादातर समय छोटे छोटे काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19 सेंचुरी की मध्य तक आने में सक्षम हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही इंडस्ट्री का इसमें मेन रोल देखने को क्लास मिल जाती है। कहता है कि 19 सेंचुरी के टाइम में देखा जाए तो वेतन में कुछ सुधार किया गया, मतलब कि आपको काम करने के बदले में अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा, लेकिन मजदूरों की हालात में बेहतरी का रास्ता नहीं था। यहाँ पे कहता है कि औसत आंकड़ों के अलग अलग व्यवसाय के बीच आने वाले फ्रैंक और साल दर साल होने वाली उतार चढ़ाव जिनमें छिपे रहते हैं। मिसाल के तौर मिसाल के तौर पर अपने नेपोलियन के युद्ध के दौरान कीमतों में तेजी से बढ़ने वाली मजदूरों की आय और वास्तविक मूल्य में भारी कमी जैसे कुछ टॉपिक को आप याद कर लेना कि वहाँ पर किस प्रकार से दीवार को दोबारा चुनवा दिया गया था। कहता क्लास अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उनसे भी पहले जितनी चीज़ों नहीं खरीद सकते थे। जैसे कि आज के टाइम में आप जाते हैं मार्केट को खरीद लेते हैं, लेकिन इस समय ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया था। समझ की आमदनी सिर्फ वेतन पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि यह कहता है रोजगार की अवधि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कह रहा मजदूरों के औसत दैनिक आय इसमें तय होती है कि जिन्होंने जिन्होंने कितने दिन काम किया है और कितने दिन काम नहीं किया। मतलब कि यहाँ पर डायरी को मेंटेन करने का काम किया गया, डायरी को मेंटेन करने का काम किया गया। 19 सेंचुरी के मध्य में सबसे अच्छे हालात थे, और ये 10% लोग जो थे ना वो अपनी कहता निहायत करीब थे, क्योंकि इन लोगों को माना था कि इससे ज्यादा इनके पास हो ही नहीं सकते थे। 1833 के समय में आई आर्थिक मंदी, जैसे कि दौरे में बेरोजगारी की संख्या में लगभग 35 से लेकर के 75% तक की यहाँ पर पहुंच चुकी थी, कमियां पहुंच चुकी थी। तो कहने के हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र लाया गया, उस लोकतंत्र के कई सारे परिणाम देखने को मिल जाते हैं क्लास। इसमें क्लास कहता है क्या? कहता है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी के चिढ़ते थे। जब ऊन वस्त्र उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जैनी के इस्तेमाल के बाद ये टकराव लंबे समय तक चला रहता है, और 1940 के दशक तक आते आते शहरों में निर्माण की गतिविधि जैसे बढ़ती है, जैसे लोगों के लिए नए औजार पैदा होते हैं, सड़कों को चौड़ा किया जाता है और नए रेलवे स्टेशन बने, लाइनों का विस्तार की करते हैं, और उन्होंने सुरंगें बनाई तो निकास की काम की, सीवेज की व्यवस्था बनाई गई तथा नदियों के तटबंध को बनाया गया। परिवहन काम के लिए यहाँ पर काफी सारे काम किए गए। लगभग 1840 दशक तक दोगुने, और अगले 30 सालों तक एक बार भी दुगना नहीं हो पाया। ऐसा यहाँ पर डेवलपमेंट का विकास किया गया था क्लास। तो आज के टॉपिक में हमने कैसे काफी सारे पॉइंट के बारे में बात कर लिया। मैं आपको इससे रिलेटेड ग्रुप डाल दूंगा, क्वेश्चन आंसर आप उसको बनाने का काम करेंगे क्लास। ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर क्लास हम बंद करेंगे क्लास।
कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? तो क्लास आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम लोग